सीजियम सर्वाधिक विद्युत धनात्मक होता है। सीजियम सर्वाधिक विद्युत धनात्मक होता है। तो इसका अगला पॉइंट होते हैं फ्लोरीन सबसे अधिक, फ्लोरीन बेटा फ्लोरीन है, फ्लोरीन फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। मेटेलिक कैरेक्टर से ज्यादा है। अगला विद्युत का सबसे अधिक सुचालक, विद्युत का सबसे अधिक सुचालक चांदी होता है। विद्युत का सबसे अधिक सुचालक चांदी होता है। अगला पॉइंट सोना को गोल्ड, सोना को नोबेल धातु कहा जाता है। सोना को नोबेल धातु कहा जाता है। सोना को नोबेल धातु कहा जाता है। सर फर्स्ट ग्रुप में सर इसकी सीजन के बाद पेंशन के आधार पर केवल यहाँ पे सबसे ज़्यादा विद्युत पॉजिटिव विद्युत धनात्मक वाले केवल उसकी बात, ठीक है। तो सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या है? सीजीएम, ठीक। एक पॉइंट और लास्ट, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, जबकि सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, जबकि सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। ठीक है, देखो इन सभी तत्वों में अगर सबसे हल्का तत्व पूछेगा क्या होगा? हाइड्रोजन, ठीक है। अगर सबसे हल्की धातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लिथियम, ठीक है। बेटा अगला चैप्टर का नाम है रेडियो सर्किट, यानी रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सर्किट। चैप्टर में रेडियो सर्किट है। रेडियो सर्किट का रेडियो होता क्या है?
देखो प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे पाए जाते हैं जिनसे क्या होता है स्वतः अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल निकलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे पाए जाते हैं जिनसे स्वतः क्या होता है अल्फा बीटा और गामा अपने आप निकलती रहती है। इन्हें क्या बोलेंगे, ऐसे तत्वों को क्या बोला जाएगा, रेडियो एक्टिव तत्व बोलेंगे, और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, रेडियो सक्रियता। ठीक है, तो ये बात वैसे तत्व जिनसे स्वतः अल्फा बीटा एवं गामा किरणें निकलती हैं, उन्हें रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है। उन्हें रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है, जबकि इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, तो एक साइंटिस्ट है बेकेरल। ठीक है, तो इनका पूरा नाम लिख लो, क्या है, हेनरी बेकेरल। ये साइंटिस्ट का नाम है हेनरी बेकेरल ने 1886 में रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया। 1886 में रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया। रेडियो सक्रिय किरणों का प्रकृति का सर्वप्रथम अध्ययन रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट लिखो, सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व, रेडॉन है। सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व रेडॉन है। अगला पॉइंट, रेडियो सक्रियता की इकाई, क्यूरिन या रदरफोर्ड है। क्यूरी या रदरफोर्ड ठीक, रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी या रदरफोर्ड। मतलब रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को गीगर-मुलर काउंटर, गीगर-मुलर काउंटर, GMC, G for गीगर, M for मुलर, C for काउंटर। तो गीगर-मुलर काउंटर में GMC कहा जाता है। तो ये तो बेसिक जानकारी होगी। अब बात करते हैं कि अल्फा कण क्या है। अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण।
मिलेगा, ठीक है। पार्टिकल की हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्बन, और ये सिंबल है अल्फा का, ठीक है, अल्फा का ये पार्टिकल। देखो कुछ बातें यहाँ पे समझने वाली है। अल्फा कार्बेट +2 इकाई का धनावेश होता है। अल्फा कार्बेट कितना चार्ज होता है, +2 इकाई का धनावेश होता है, और साथ ही साथ इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 4, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें अल्फा कार्बेट कितना चार्ज हो रहा है, +2 इकाई का क्या है यहाँ पे धनावेश। कितना धनावेश होता है अल्फा, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, ये 4, ठीक है। तो अल्फा कार्बेट +2 इकाई का धनावेश हो रहा है और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 4। जरा इसको हीलियम में देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, 2He4, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, अल्फा का हीलियम के बराबर। तो हीलियम को ही या यूं कह लो कि हीलियम को ही क्या बोल देंगे, अल्फा कर देंगे। जो हमारा अल्फा का है वो क्या है, हीलियम के कितना चार्ज आएगा, +2, यही क्या है हमारा अल्फा पार्टिकल। इसको भी संख्या दे दी हमने अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बनाने के लिए पहले इसको एनर्जी देनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, अगर कोई भी गोल्ड फॉइल पे गोल्ड फॉइल से अगर कोई पार्टिकल निकालें, या देखा होगा गोल्ड पर जो एक इसकी एक्सपेरिमेंट करना है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, उससे अल्फा पार्टिकल, ठीक है, और अल्फा करके क्या होता है, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। कुछ अल्फा करके छेदे होते हैं, कुछ उसको भेज देते हैं, इस प्रकार से उसको एनर्जी देने में अल्फा पार्टिकल। और प्रकृति में कुछ तो ऐसे भी जिससे सुतार होती है, सुतार निकलने वाले क्या कहलाएंगे, रेडिएटिव, ठीक है। इन्हें हमें एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है, ईवीडियम है, रेडॉन, इससे सुतार निकलेगा, इनका सुतार विघटन होता है प्रकृति, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, रेडिएटिव, जो कि नेचुरली प्रकृति में पाया जाता है। यहाँ हमें किसी प्रकार की ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। आप समझ रहे हैं, अगर हम गोल्ड प्लेट से निकलवाएंगे तो हमें वहां पर ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर हम गोल्ड प्लेट से अल्फा पार्टिकल निकल पाएंगे तो हमें वहां पर ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, सुतार होगा, दोनों में अंतर ही है, ठीक है। तो हीलियम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा पार्टिकल। इसमें अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, इनका वेग क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा प्रकाश के वेग का 1/10 भाग, 1/10 भाग इनका वेग हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखोगे इसमें, इनकी भेदन क्षमता क्या होगी, न्यूनतम, ठीक है। इनकी भेदन क्षमता क्या हो जाएगी, न्यूनतम। तो भेदन क्षमता मतलब किसी चीज के आर पार निकलना, ठीक है ना। तो भेदन क्षमता क्या है, तो भेदन क्षमता इनकी हो गई न्यूनतम, ठीक है। एक पॉइंट और लिखता हूं, आयनन क्षमता है, आयनन क्षमता, तो इनकी आयनन क्षमता क्या हो जाएगी, सबसे अधिक हो जाएगी। कितने पॉइंट्स में अल्फा करके बारे में इतने पॉइंट 10 इकाई का धनावेश होता है, द्रव्यमान संख्या 4 होती है। हीलियम आयन को भी क्या बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। वेग इसका होता है प्रकाश के वेग का 1/10 भाग, वेदन क्षमता न्यूनतम और आयनन क्षमता सबसे अधिक। तो अल्फा करके बारे में कितने पॉइंट में पता, ठीक है। बात करते हैं बीटा कण की, बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल और इसको इस तरीके से दर्शाते हैं, बीटा पार्टिकल, ठीक है। इसके गुण क्या क्या बोलेंगे, बीटा पार्टिकल में इकाई ऋणावेश होगा, बीटा पार्टिकल में क्या होगा, इकाई ऋणावेश,
इकाई का मतलब एक, इकाई ऋण आवेग होगा। ठीक है, इनका वेग कितना हो जाएगा? वेग तो प्रकाश के वेग का 9/10 भाग, ये इनका वेग है। ठीक है, इनकी भेदन क्षमता कितनी होगी? अल्फा पार्टिकल से थोड़ी सी अधिक होगी। ठीक है, इनकी भेदन क्षमता अल्फा पार्टिकल से अधिक होगी। अल्फा पार्टिकल से अधिक या अल्फा कण से अधिक। ठीक है, आयन क्षमता क्या होगी? अल्फा पार्टिकल से कम, तो अल्फा कण से कम। ठीक है, ये तो गुण हो गए बीटा पार्टिकल। अब बात करते हैं गामा। तो कंसीडर नहीं करते इसकी वो पार्टिकल के लिए हम कंसीडर कर लिया नहीं, इसको नहीं करते, क्योंकि कोई ऐसा तत्व है पीरियोडिक टेबल से कंसीडर किया जा सके नहीं है ना। पीरियोडिक टेबल में ऐसा एलिमेंट ही नहीं है। अगर हाइड्रोजन को मान के लें और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन निकालते तो इसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, बस बन का चार्ज सुधार देंगे तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, अकेला रह नहीं सकता है, इसीलिए इसको नहीं करते। अगला कण है हमारा गामा पार्टिकल। ये और हो गया, ये तो बता दो अल्फा के बारे में हो गया, गामा के बारे में। फिर बात करते हैं गामा किरण की। ये गामा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, ये गामा पार्टिकल, और इसको दर्शाते हैं कुछ इस तरीके से। ये बेटा गामा का साइन है, गामा पार्टिकल। इसकी पहली विशेषता क्या लिखोगे? यह एक इलेक्ट्रॉन प्रकाश किरण, जैसे चलती है ना प्रकाश किरण, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये कैसे व्यवहार करेंगे बेटा? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो गामा पार्टिकल और गामा वेव इसको बोलेंगे। तरंग का नेचर क्या होता है? दो तरीके का होता है, कण के रूप में भी होता है और तरंग के रूप में भी दोनों होते हैं। तो उसको पार्टिकल के फॉर्म में बोलो या तरंग के फॉर्म में बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग की भांति होती है। तरंग की भांति होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। जैसे प्रकाश, ठीक है ना, प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम आता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, तो उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये इनपे आवेश क्या होता है? इनपे कोई आवेश नहीं होता, ये अनावेशित होता है, अनावेशित, ये अनावेशित। ठीक है, वेग क्या होगा इनका? वेग क्या होगा? प्रकाश के वेग के समान, प्रकाश के वेग के समान।
अल्फा किरण बोलो, पार्टिकल बोलो, वेव बोलो, एक ही बात है। अल्फा कण बोलो या उसको किरण बोलो या तरंग बोलो, एक ही बात है। ठीक है, जैसे प्रकाश का रिजोल्यूशन क्या होता है, तरंग की भांति भी चलता है, कण की भांति भी चलता है। फोटॉन्स के अंदर ऊंचाई पैकेट्स जो कि कण के उसकी कण प्रकृति को दर्शाता है। तो ऐसे इसको कण बोलो, तरंग बोलो, किरण बोलो, ये लोग इस डुअल नेचर का होता है, वही तो अल्फा, गामा और बीटा कण के बारे में हो गया। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल, वर्ग विस्थापन नियम, वर्ग विस्थापन नियम। अच्छा, एक चीज और लिख रहे हैं, तो ये तीनों ही कण क्या करेंगे, फोटोग्राफिक फिल्म को प्रभावित करते हैं। नोट करके लिख रहे हैं, नोट करके अल्फा, बीटा तथा गामा, ये तीनों ही प्रकार के कण, अल्फा, बीटा तथा गामा, ये तीनों ही प्रकार के कण फोटोग्राफिक फिल्म को प्रभावित करते हैं। फोटोग्राफिक फिल्म को प्रभावित करते हैं। फोटोग्राफिक फिल्म प्रभावित करना मतलब एक तरीके से उसको घेर देना, आर-पार निकल जाना, या फोटोग्राफिक फिल्म से टकरा के विक्षेपित हो जाना, तो ये आएगा। ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म को प्रभावित करते हैं। ठीक है बेटा, अगला है वर्ग विस्थापन नियम। वर्ग विस्थापन नियम, ये नियम भी है सोडियम प्रदान, सोडियम प्रदान। ठीक है, तो इसमें पहली बात तो वर्ग विस्थापन का नियम, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। डिस्प्लेसमेंट लॉ, वर्ग विस्थापन नियम, वर्ग विस्थापन का नियम सोडी और फेजांस ने दिया। वर्ग विस्थापन का नियम सोडी और फेजांस ने दिया। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार नंबर 1, जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व से अल्फा कण का विसर्जन होता है, जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व से अल्फा कण का विसर्जन यानी कि एलिमिनेट होता है, रेडियो सक्रिय तत्व से अल्फा कण का विसर्जन होता है, तो एक नया तत्व बनता है, जिसकी द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, तथा परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है, जिसकी द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी तथा परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है,
पीछे हट जाता है, 2 वर्ग पीछे हट जाता है, 2 वर्ग पीछे हट जाता है। जरा इसको समझिए क्या है, 2 वर्ग पीछे हट जाता है। देखो एक एग्जाम्पल, ये है रेडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 88 और मास नंबर क्या है 226। ठीक है, अगर यहां से एक अल्फा कण निकल जाए, माइनस का मतलब हो गया निकलना, अगर यहां से एक अल्फा कण निकल जाए तो अगला तत्व क्या बनेगा बेटा, रेड, ये है रेडियम, अगला तत्व क्या बनेगा, रेडॉन बनता है, तो Rn बन जाएगा। नियम क्या कह रहा है, परमाणु संख्या में कितने की कमी हो जाएगी, 2 की, परमाणु संख्या में कितने की कमी हो जाएगी, 2 की, और द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी हो जाएगी, 4। कितना हो जाएगा ये 222। ठीक है, और ये क्या हो गया, एक नया तत्व बन गया, तो इसका स्थान आवर्त सारणी में बदल गया। तो यही कहना चाहता है, क्योंकि अल्फा कण हमारा क्या है, +2 इसका धनावेश है, ठीक है, और इसकी मास संख्या क्या है, यानी मास नंबर इसका क्या है 4, इसका द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अगर एक अल्फा कण निकलेगा तो 2 परमाणु क्रमांक इसमें भारी हो जाएगी और द्रव्यमान संख्या में क्या होगी, 4 घट जाएगी। ठीक है, यही यहाँ पे एग्जाम्पल इसको बनाते हैं बेटा। ये है हमारा रेडियम, Ra होता है रेडियम, और ये है हमारा रेडॉन। एक और लिख लो, चाहे यूरेनियम का एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल हो यूरेनियम का बेटा। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 92, और मास नंबर क्या हो जाएगा, मतलब द्रव्यमान संख्या 222। ठीक है, यहां से अगर एक अल्फा पार्टिकल निकल जाए, अल्फा कण से निकलता हुआ, तो ये किसमें बदल जाएगा, थोरियम में, TH। तो ये बदल गया थोरियम में, और इसके परमाणु क्रमांक में कितने की कमी आ गई, 2 की, तो ये 90 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 90, और द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी आएगी, 4 में, तो 234 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये है हमारा यूरेनियम, और ये हमारा थोरियम। ये 2 एग्जाम्पल है। रिवर्सिबल नहीं, मतलब थोरियम से करना एक पार्टिकल को उसमें पैक करना है, रिवर्सिबल नॉट रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल हो तो हम स्पेशल किस दिखाएंगे, अगर रिवर्सिबल हो तो ऐसा, और एक रिवर्सिबल हो तो इसके सिंगल है। तो ये तो हमारा एक पॉइंट हो गया, यानी कि हमने अल्फा कण निकाला। नंबर 2 करके लिखो, इसमें बीटा कण निकाला, नंबर 2 करके लिखो। जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक बीटा कण का विसर्जन होता है, एक बीटा कण का विसर्जन होता है, एक बीटा कण का विसर्जन होता है, तो एक नया तत्व बनता है, जिसकी द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसकी द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो सकती है, किंतु परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो सकती है। अर्थात
आवर्त सारणी में अर्थात आवर्त सारणी में नए तत्व का स्थान आवर्त सारणी में नए तत्व का स्थान एक वर्ग आगे बढ़ जाता है, एक वर्ग आगे बढ़ जाता है। इसके एक एग्जाम्पल वॉल्यूम सी क्या बनाऊंगा, वॉल्यूम का 19 और ये मास नंबर कितना है इसका 234। ठीक है, क्या बन जाएगा, प्रोटीनियम बन जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा प्रोटीनियम, जिसका निकालना है DE से। हमने क्या बोला कि एक की वृद्धि हो जाएगी परमाणु संख्या यानी कि 91 हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 234 रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, एक बीटा का निकालना है। ठीक है, और इसको बोलते हैं थोरियम और इसको बोलेंगे प्रोटीनियम। प्रोटीनियम half life period or the IUPAC, half life period। ठीक है, इतना हो गया बेटा देंगे। और तो टाइम और क्या होगा, और तो आयुर्वेद में किसी को बोलेंगे ना हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। देखो जितने समय में कोई तत्व उसकी मूल परमाणु का आधा रह जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ या अर्ध लाइफ हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे यूरेनियम मिल रहा है, जितने समय में इसका अगर यहाँ पे 90 ग्राम का कुछ कर दो, यहाँ पे 90 ग्राम ये जितनी संख्या लेगा, ये परमाणु ही तो है इसके, जितने समय में आधा रह जाएगा, 45 स्थान में रह गया। ठीक है, तो वो क्या कराएगा, इसका अर्ध लाइफ रहेगा यूरेनियम, लेकिन उसके परमाणु की संख्या घट जाएगी। परमाणु की संख्या मतलब अगर यहाँ परमाणु संख्या निकला, ओवरऑल लगभग परमाणु कितने हैं, 10 है, 20 है, 40 है। जैसे हम लोग यहाँ पे सभी के सभी क्या हैं, एक स्टूडेंट के तौर पे बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ बच्चे बाहर निकल के चले जाएंगे तो रहेंगे तो स्टूडेंट ही ना, लेकिन उनकी संख्या घटेगी, सेम यूरेनियम के परमाणु की संख्या घट जाएगी, लेकिन रहेगा यूरेनियम। तो वही कहते हैं इतने समय में यूरेनियम शुरुआत में जितना होता है उसका अगर आधा रह जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, और दबाई। मतलब गिवन मास कम हो जाएगा, मास की बात नहीं, अगर हमने इसको एक पॉइंट वैल्यू ले लिया, हाँ अगर इसको अगर एक वैल्यू ले लिया, सपोज अगर हम इसको 90 mg में ले लिया, 90 mg में ले लिया, कितना रह जाएगा, 45 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के रहेगा तो यूरेनियम से कुछ और नहीं बदल रहा, रहे यूरेनियम गिरा, तो मिला के क्या है, उसकी जो टोटल मास हो रहा है, जो क्वांटिटी हम ले रहे हैं वो आगे हो जाएगी, वो जस्ट आगे है। इस बार ये तो 90 में 10 कितना हो जाएगा, 45।
उसमें आया था जो अभिदय की टेस्ट सीरीज होती है ना पीसीएस वाली, उनमें सवाल आता है आपने पता है 90 है 98 की है तो उसका जस्ट क्या रह जाएगा आधा, लेकिन जितने समय में आधा होगा वही में क्या लगा है हाफ लाइफ पीरियड या आधा लाइफ, ठीक है। इसको लिखो, किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणुओं की संख्या को आधा होने में जितना समय लगता है वह उसका अर्ध आयुकाल कहलाता है। ठीक है, सीधे इसको ऐसे समझो, अगर हमने 90 ग्राम यूरेनियम लिया जितने समय में आधा रह जाएगा, मतलब 45 रह जाता है। सर वो डिस्टिंग्विश हो जा रहा है, यहाँ पे वह यूरेनियम गिरा, ठीक है, यहाँ पे हम यूरेनियम दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर रहे। ओरिजिनल एलिमेंट हमारे क्या है यूरेनियम, तो रहेगा यूरेनियम, लेकिन उसकी क्वांटिटी घट जाएगी, मतलब परमाणु की जो संख्या है घट जाएगी। अगर हमने इसको इस तरीके से नहीं समझा है, अगर हमने यहाँ पे इस तरीके से मान लिया यहाँ पे यूरेनियम के कितने परमाणु है, 100 यूरेनियम के परमाणु, ठीक है, आधा होगा मतलब यहाँ पे यूरेनियम के अंदर 50 परमाणु है, तो रहेगा तो यूरेनियम ना, यूरेनियम से कुछ और भी बनना है, लेकिन यूरेनियम की संख्या घट जाती है, यानी इसकी मात्रा घट जाती है। ये प्रोसेस अपने आप हो रही है, ये अपने आप होता है, प्रकृति में अपने आप चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि अल्फा यहाँ से जो है विपकाल निकलते रहते हैं, जैसे मान लो यहाँ से अल्फा बीटा गामा का निकले, ठीक है, तो वो तो निकलेंगे तो क्या इन्हीं एटम से तो निकलेंगे। माना कि इतने एटम से 100 एटम है यहाँ पे, शुरुआत में 100 एटम लिए हमने यहाँ से अल्फा या बीटा का निकला, जो भी निकला, फॉर एग्जांपल यहाँ से अल्फा का निकला, ठीक है, तो 100 में से अगर 50 परमाणु से अगर यहाँ पे निकल गया, 100 में से कितने से निकल गया, 50 परमाणु से, तो 50 तो इंटैक्ट यूरेनियम ही रहेगा हमारा। 50 यूरेनियम कैसा है, तो साबुत रह गया, विघटन कितने का हुआ, 50 का ही तो हुआ, विघटन कितने का हुआ, 50 का ही हुआ, तो जो रह गया 50, जो रह गया और जो विखंडित हो गया, तो विखंडित वाले को क्या बोलेंगे, तो जितना विखंडित हो रहा है, जितने समय में विखंडित हो रहा है, उसको बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड या आधा लाइफ। जितना यूरेनियम विखंडित हो गया, अर्थात यूरेनियम से बदल कुछ और बन गया, यूरेनियम से क्या बनता है, थोड़ी बन रहा है, आपने देखा ना, यूरेनियम से क्या बन रहा है, थोड़ी बन रहा है, यूरेनियम से बन रहा है थोड़ी। तो यहाँ पे अगर हमने 100 लिए थे यूरेनियम, कितने बदल गए, यूरेनियम यहाँ पे 50 बदल गए थोड़ियम, तो रह कितना गया, 50 तो शेष बचा, 50 ही तो बदला ना थोड़ियम में, तो जो थोड़ियम में बदल गया मतलब वही उसी का विखंडन हो गया, जो थोड़ियम में बदल गया उतने का विखंडन हो गया, तो जितने थोड़ियम का विखंडन हो रहा है और जितने समय में हो रहा है वही उसका क्या है, अर्धवायु। क्लियर? नोट करके कुछ पॉइंट रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद, रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद लेड, और ब्रैकेट में इस तरीके से लेड को टीवी से दर्शाते हैं, और इसका मास नंबर लिखा होगा 206, इसका मास नंबर है 206, ठीक है। लेड और लेड को किससे दर्शाते हैं, टीवी, और टीवी का एटॉमिक नंबर कितना है, यानी कि द्रव्यमान परमाणु संख्या कितनी है, 82, और परमाणु संख्या कितनी है, 82, और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 206, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, लेड होता है, लेड होता है, कहने का मतलब इसका समझो रहेगा बेटा, यूरेनियम जब तक टूटता रहेगा तब तक कि वो लेड में कन्वर्ट ना हो, यूरेनियम जब तक टूटता रहेगा तब तक कि वो लेड में कन्वर्ट ना हो, थोड़ी में टूटेगा, फिर उससे नीचे की जो एलिमेंट आएगा वो टूटेगा, और फाइनली इसमें टूटता रहेगा तब तक कि ये लेड में कन्वर्ट ना हो। तो कहने का मतलब है कि सभी रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा, लेड। तो सारे के सारे रेडियो एक्टिव तत्व इसमें टूटेंगे, लेड में आगे उठेंगे, जब तक उनका
अल्फा का निकल रहा है या बीटा का निकल रहा सर तो हाफ लाइफ रेट सिस्टम में करेंगे, वो यूरेनियम में थोड़ियम में जा रहा है, फिर थोड़ियम में लेड में जा रहा है। अब तो नया बन गया, यूरेनियम तो खत्म हो गया। जैसे थोड़ियम की हाफ लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ियम जैसे यूरेनियम थोड़ियम में कन्वर्ट हो गया तो वो तो नया तत्व बन गया, थोड़ियम बन गया, यूरेनियम रहेगा गया। अब थोड़ियम दोबारा टूटेगा जाके कंपनी से नीचे वाले एलिमेंट, यूरेनियम फिर वो टूटेंगे दोबारा। यूरेनियम जो लेड में जा रहा है उसको वो हाफ लाइफ स्टेट में थोड़ियम के बाद जितना यूरेनियम यहाँ पे है केवल हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर 50 यूरेनियम यहाँ पे थोड़ियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर 50 यूरेनियम यहाँ पे थोड़ियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो कुल मिला के जितना विखंडन हो गया यूरेनियम वो तो थोड़ियम में बदल गया, वो तो यूरेनियम रह ही नहीं गया ना, वो तो थोड़ियम में बदल गया, यूरेनियम रह ही नहीं गया। पहली बात तो ये साफ साफ उसमें लिखा है कि नया तत्व बन जाता है, वो पुराना तत्व तो रह ही नहीं जाता, उसमें साफ साफ लिखा है तो नया तत्व बन गया, वो तत्व नहीं रहेगा। कहने का मतलब वो यूरेनियम रह ही नहीं गया, वो थोड़ियम बन गया, ठीक है। तो यूरेनियम जब इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, 100 यूनिट हमने यूरेनियम का लिया, 50 यूनिट शेष रह गया, 50 कन्वर्ट हो गया थोड़ियम में, यानी कि आधा जितने समय में रह जाएगा वही उसका हाफ लाइफ होगा। यूरेनियम से यहाँ तक नहीं, फिर ये थोड़ियम जाके इसमें टूटेगा, तो थोड़ियम क्यों देगा आपका वो अगर थोड़ियम भी कम हो, ठीक है। कई सारे रेडियम के तत्व हैं, केवल एक यूरेनियम नहीं है, यूरेनियम है, थोड़ियम है, पोलोनियम है, रेडॉन है, ये सारे के सारे रेडियम के तत्व हैं, ठीक। एक पॉइंट और है तो पोलोनियम से यूरेनियम तक, पोलोनियम का ये सब पोलोनियम और ब्रैकेट में लिखना 84 P4 बस नहीं, ये इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या P। पोलोनियम से यूरेनियम तक जब यूरेनियम लिखना तो ब्रैकेट में लिखना 92 U, ठीक है। यूरेनियम से सॉरी पोलोनियम से यूरेनियम तक, पोलोनियम से यूरेनियम तक के तत्व प्राकृतिक रेडियोएक्टिव तत्व कहलाते हैं। पोलोनियम से यूरेनियम तक के तत्व प्राकृतिक रेडियोएक्टिव तत्व कहलाते हैं। प्राकृतिक रेडियोएक्टिव तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमने हमारी इसके बारे में प्रॉब्लम नहीं है वैसे पर नहीं पड़ना, पर इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी ना थोड़ी उसमें प्रॉब्लम होती है। तो अगला वो जिसको हिंदी में सूत्रों पता होना चाहिए, इंग्लिश में पढ़ा था, अभी पढ़ा था लेकिन सब यहाँ पे पूरे हिंदी पढ़ा जो मैं सब पढ़ा। हमारा टॉपिक है अम्ल क्षार। अम्ल व क्षार, और जिसको इंग्लिश में लिखना उसको लिखो एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। सवाल ये अम्ल किसको कहोगे? चलो बताओ, अम्ल तो सबको जानते हैं वो क्या होता है, एसिड क्या होता है बताओ। हमने तो इंग्लिश में कह दिया ऐसे बोलते हैं, इसमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ठीक है, और सर पीएच इनकी 7 से कम होती है, ठीक है, और जो खट्टे लगते हैं। हाँ स्वाद के और खट्टा होता है। और कुछ एक और हो गया तो लिटमस को
लाल। ठीक है, ये चारों पॉइंट लिखना है। नंबर एक है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सबसे बेसिक पॉइंट लिखना है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इसको सोड बोलेंगे, खट्टे को सोड। एसिड्स और सोडियम नेचर, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगला पॉइंट, ये जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। ये क्षार के साथ मिलकर लवण तथा जल यानी साल्ट एंड वाटर, ये क्षार के साथ मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं। इसके नीचे रिएक्शन लिखना, HCl प्लस NaOH। देखो बेटा, ये है एसिड और ये है बेस। ठीक है, तो जब एसिड क्षार के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट एंड वाटर। तो साल्ट क्या बन जाएगा, सोडियम Cl के साथ बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, NaCl। और OH के साथ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वाटर। ये वाला रिएक्शन है। ठीक है, तो ये एसिड है, ये बेस है, ये साल्ट है, ये वाटर। ठीक है, इसमें एक अगला पॉइंट है, ये मिथाइल ऑरेंज को, ये मिथाइल ऑरेंज एक केमिकल है। मिथाइल ऑरेंज एक केमिकल है। ये मिथाइल ऑरेंज को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। ये मिथाइल ऑरेंज को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। इसका कलर कैसा होता है, इतना याद नहीं, कलर कैसा होता है। फिलहाल मिथाइल ऑरेंज को, नाम ही ऑरेंज है, हल्का सा ऑरेंज कलर का टाइप का, हल्का सा लाइट येलोइश कलर का। ये मिथाइल ऑरेंज को लाल रंग। ठीक है, तो ये एसिड की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक, अगला है क्षार यानी बेस। तो अगला है क्षार यानी बेस। क्षार की विशेषताएं बताओ क्या होती है, जैसा बीटा वगैरह जस्ट अपोजिट, 7 से ज़्यादा बेस है, जस्ट अपोजिट। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है, क्षार स्वाद में कड़वे, कड़वा मतलब बिटर। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, बस 5 मिनट कड़वे होते हैं। नंबर 2, इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है।